नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में क्लास 7 को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 9वें अध्याय को डिस्कस करेंगे, जिसका कि शीर्षक है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। हम लोगों ने पिछले कुछ अध्यायों में घास स्थलों के विषय में पढ़ा था। घास स्थलों में हम लोगों ने पैम्पास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, सवाना, कंपोस, लानोस, इस तरह के कुछ कुछ जो है नाम हम लोगों ने देखा था। इस अध्याय में दो घास स्थलों के विषय में, जो कि शीतोष्ण घास स्थल हैं, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जानेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ किस प्रकार के वनस्पति या फिर जीव जंतु रहते हैं, फिर वहाँ जो लोग रहते हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। इस तरीके से विस्तार से हम लोग दो जो है मुख्य रूप से घास स्थल के विषय में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या है। सबसे पहली बात बताई जा रही है कि वन किसे कहते हैं। तो जहाँ मुख्य वनस्पति पेड़ हो उसे वन कहा जाता है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मुख्य वनस्पति कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वन होगा तो वहाँ सिर्फ पेड़ ही होगा। हाँ, मुख्य रूप से पेड़ होगा, पेड़ों की अधिकता होगी, तो वैसे क्षेत्र को हम वन के नाम से जानेंगे। वैसे ही अगर किसी क्षेत्र में पादप जीवन में घास की अधिकता है तो उसे हम घास स्थल के नाम से जानते हैं। अब जो घास स्थल होगा वहाँ पेड़ भी हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक वहाँ क्या होगा, घास होगा। ये ध्यान रखिएगा, घास स्थल कहने का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वहाँ सिर्फ घास ही होगा, वहाँ घास की अधिकता हो सकता है। आगे बात बताई जा रही है कि पृथ्वी का जो कुल सतह है उसका लगभग एक चौथाई जो हिस्सा है वह घास स्थलों से ढका हुआ है। घास स्थलों ने एक चौथाई हिस्से को घेरा हुआ है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा घास स्थलों से ढका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा लगभग एक चौथाई हिस्सा। बताया जा रहा है कि घास स्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पनपने वाले जो पौधे हैं, घास है, उस पे जो है जलवायु और मिट्टी के प्रकार का होना जो है बहुत अधिक निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी के प्रकार कैसे हैं। इस पर निर्भर करेगा कि वहाँ जो घास स्थल उग रहे हैं, वहाँ जो पेड़ पौधे उग रहे हैं वे किस प्रकार के हैं। खास करके मिट्टी से ज़्यादा जलवायु असर करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण असर जलवायु उस पर डालता है। अब विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है शीतोष्ण घास स्थल यानी कि शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। दोनों के उदाहरण हम लोगों ने पिछले अध्यायों में देखा था। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल की बात करें तो पैम्पास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी ये सारे आते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल की बात करें तो सवाना, कंपोस, लानोस ये सारे आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल के विषय में पढ़ेंगे। प्रेरी और वेल्ड के विषय में मुख्य रूप से हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। आइए एक एक करके दोनों के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरी की। तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित एक शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है, इसका जो अधिकांश भाग है वो वृक्ष रहित है, मतलब अधिकांश भागों में वृक्ष नहीं है। नॉर्मली जो घास स्थल होते हैं वहाँ पे वृक्ष भी कहीं कहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ घास तो होगा नहीं, लेकिन प्रेरी में सामान्यतः वृक्ष नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन नदी घाटियों का कुछ क्षेत्र है, वहाँ घास के साथ साथ वन भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ के घास की ऊंचाई के विषय में बताया जा रहा है कि लगभग 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और यही यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है, और इसलिए इसे घास का सागर कहा जाता है। घास का सागर किसे कहा जाता है? प्रेरी को। क्यों? क्योंकि यहाँ घास की ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ये कहाँ स्थित है यह घास स्थल। इसे समझने के लिए मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। आप लोग मैप में देखिए और मैं अपने तरीके से इसे बताता हूँ। देखिए ये है मैप उत्तरी अमेरिका का, और ये जो आपको थोड़ा सा जो येलो टाइप करके बताया गया है यही प्रेरी का क्षेत्र है। प्रेरी जो है आप देख रहे हैं कि देखिए जो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। इसके अंदर बहुत सारे देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो जो प्रेरी का क्षेत्र है, प्रेरी का क्षेत्र आप देख रहे हैं लगभग बहुत अधिक हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है, कुछ हिस्सा कनाडा में है। तो प्रेरी दो देशों में है, कनाडा और यूएसए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत है। ये प्रेरी हो गया, इसके पश्चिम में देखिए ये रॉकी पर्वत है, और फिर इसके पूर्व में ग्रेट लेक है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक। यह दो देशों में है, यूएसए और कनाडा, आप तो देख ही रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यूएसए वाले क्षेत्र की, तो यूएसए में एक मिसिसिपी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ इससे होकर गुजरती है, प्रेरी से होकर। वैसे ही कनाडा वाले क्षेत्र में जो प्रेरी का भाग है
वहाँ कनाडा में नदी है सास्केचुआन। तो सास्केचुआन की सहायक नदियाँ कनाडा के प्रेरी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। इतने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके आप ज्योग्राफी के विषय में याद रखिएगा, इतना काफ़ी होगा, एग्जाम में इसमें पूछा जा सकता है। यहाँ क्या आप जानते हैं, हमें कुछ दिया जा रहा है, इसे भी देख लीजिए। बताया जा रहा है कि प्रेरी के जो घास के मैदान हैं, अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, उनका वह निवास स्थान है। इसके साथ साथ प्रेरी में कुछ अन्य आदिवासी भी रहते हैं, जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पोनी। ये भी ध्यान रखिएगा, रेड इंडियन के साथ साथ कुछ आदिवासी जैसे अपाची, क्रो, क्री और पोनी का निवास स्थान है प्रेरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब हमें यहाँ के जलवायु के विषय में पढ़ना है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु चरम जलवायु है, चूँकि यह क्या है कि महाद्वीप के मध्य में है। आप देख रहे थे कैसे जो है उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य में स्थित है। चरम तापमान है। चरम तापमान कहने का मतलब हुआ कि अगर ठंडी तो बहुत ठंडी, गर्म तो बहुत गर्म। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बताया जा रहा है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। शीत ऋतु में -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और शीत ऋतु में बर्फ की एक मोटी परत यहाँ बन जाती है। ठीक है। वर्षा यहाँ बहुत ही सामान्य होता है और सामान्य वर्षा घास के लिए अनुकूल भी है। और अगला इन्फॉर्मेशन है चिनूक। चिनूक एक स्थानीय पवन है जो यहाँ बहता है। बताया जा रहा है कि चिनूक जो स्थानीय पवन है यह गर्म है। इसके बहने से क्या होता है, शीत ऋतु में जो बर्फ़ के चादर पड़े होते हैं वे बर्फ़ पिघलने लगते हैं और पिघलने से थोड़ा सा पशुओं के चरने के लिए जगह मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ कि प्रेरी में वनस्पति जात और प्राणी जात के विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेरी में सामान्यतः तो पेड़ नहीं है, हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया, लेकिन कुछ पेड़ हैं जैसे शरपत, जिसे विल्लो भी कहा जाता है, आल्डर, पॉपुलर, इस प्रकार के कुछ पेड़ प्रेरी में पाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है प्रेरी के जिस क्षेत्र में, वहाँ कृषि थोड़ा बहुत होता है और वहाँ पे मुख्य रूप से फसल उगाया जाता है मक्का, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा ये सारे भी उगाए जाते हैं। जहाँ वर्षा बहुत ही कम है प्रेरी के क्षेत्र में, वहाँ की जो घास है वो छोटी और नुकीली हो जाती है। वर्षा कम होगी तो पानी है नहीं, तो घास अपने आप को छोटी और नुकीली कर लेती है कि पानी की खपत बहुत ही कम हो। ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं कि मवेशी पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं। बताया जा रहा है कि प्रेरी के क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े मवेशी फार्म हैं जिन्हें रैंच के नाम से जाना जाता है, और इस रैंच में जो लड़के होते हैं देखभाल करने के लिए इन मवेशियों को, उन्हें कहा जाता है काउबॉय। ठीक है। अब हम जानते हैं प्राणी जात के विषय में। प्राणी जात की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से बाइसन या अमेरिकी भैंस पाए जाते हैं। यह यहाँ की महत्वपूर्ण पशु है। क्या हुआ है कि लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, तो निरंतर शिकार के कारण ये लगभग अब लुप्त होने के कगार पे चले गए हैं। इन्हें जो है बाइसन या अमेरिकी भैंस को सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है और इसे बैन कर दिया गया है कि अब इसका शिकार आप नहीं कर सकते हैं। अन्य पशु की बात करें तो खरगोश, काईगोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता, ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के विषय में कि यहाँ के लोग क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार के। तो यहाँ के लोगों के विषय में बताया जा रहा है कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं और परिश्रमी होने के कारण यहाँ प्रौद्योगिकी का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी विकसित हो चुका है इस क्षेत्र में। कृषि बहुत ही वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। कंबाइन का मतलब होता है ऐसा मशीन जो खेती में एक साथ बहुत सारे काम करे, जुताई भी कर दे, बुआई भी कर दे, कटाई भी कर दे, उसे हम कंबाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि कृषि चूँकि बहुत ही अच्छे पद्धति से वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा आज खाद्यान्न उत्पादक देश बन गया है इसी क्षेत्र के कारण। प्रेरी में बहुत जो है अच्छे तरीके से कृषि किया जाता है वैज्ञानिक विधि से, और आज उत्तर अमेरिका इसी कारण बहुत बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। इस क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन बहुत ही अधिक है और इसलिए इसे विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रेरी को विश्व का धान्यागार क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं उत्पादन के कारण। प्रेरी वाले क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बहुत ही अधिक है, अधिक स्तर पर है, इसलिए इसे विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। अगला यहाँ जो बताया जा रहा है वह है दुग्ध उत्पादन। कृषि के साथ साथ यहाँ दुग्ध उत्पादन बहुत ही अच्छे स्तर पर किया जाता है। यहाँ के लिए प्रमुख उद्योग है। बताया जा रहा है कि ग्रेट लेक से लेकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक जो है यह उद्योग फैला हुआ है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो कोयला और लोहा जैसे खनिज के बहुत विशाल भंडार है इस क्षेत्र में। फिर
सड़क, रेल, नहर, इन सब के भी समुचित जो है एक तरीके से व्यवस्था किया गया है। यानी कि कुल आप कह सकते हैं कि प्रेयरी का जो क्षेत्र है बहुत अच्छे से विकसित हो चुका है, हर तरीके से विकसित हो चुका है। यहाँ क्या आप जानते हैं, हमें बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास और डेनवर है। और कनाडा के प्रेयरी में प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग है। इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि प्रेयरी जो है यूएसए और कनाडा में है। अगर हम यूएसए की बात करें तो ये कुछ जो है शहर आते हैं यूएसए के प्रेयरी वाले क्षेत्र में, और कनाडा की बात करें तो ये कुछ शहर आते हैं प्रेयरी वाले कनाडा वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की प्रेयरी की। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग वेल्ड के विषय में पढ़ते हैं कि वेल्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं। वेल्ड के विषय में पढ़ने से पहले यहाँ बताया जा रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश उपनिवेश था, उससे पहले डच लोगों का वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि डच लोगों ने दक्षिण अफ्रीका पर राज किया और डच लोगों ने इस क्षेत्र का नाम वेल्ड दिया था। ठीक है, वेल्ड के विषय में बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास स्थल है उसे हम वेल्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ जो घास है वो 600 मीटर से 1100 मीटर की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार की तरह है। यानी कि घास का जो स्थल है वो बिल्कुल पठार की तरह बना हुआ है और ऊंचाई बताया जा रहा है 600 मीटर से 1100 मीटर की विभिन्न ऊंचाई, मतलब अलग अलग जगहों पे ऊंचाई 600 से 1100 मीटर के बीच अलग अलग है। इसके अगर हम लोग बात करें चौहद्दी की, तो आप जो है देखिए यहाँ मैप, और फिर मैं बताता हूँ अपनी भाषा में। ये है, आप दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र देख रहे हैं और यहीं पर है वेल्ड घास स्थल। बताया जा रहा है कि यह ड्रैकेसबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। जो वेल्ड है वह ड्रैकेसबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियाँ इसे सिंचित करती है, मतलब कि इससे होकर गुजरती है। ये कुछ अपने आंसर क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पूछा जा सकता है कि वेल्ड से गुजरने वाली नदियों का नाम बताए, या वेल्ड को कौन सी नदियाँ सिंचित करती है। तो यहाँ उस नदी का नाम नहीं बताया जा रहा है, ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियाँ, ऐसा ही ऑप्शन दिया जाएगा क्योंकि ऐसा ही बुक में भी बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे इसके जलवायु के विषय में पढ़ते हैं कि इसकी जलवायु कैसी है। बताया जा रहा है कि यह हिंद महासागर के पास में है, तो यहाँ हिंद महासागर का प्रभाव है और हिंद महासागर के प्रभाव के कारण इसकी जलवायु नम है। ठीक है, शीत ऋतु में ठंडी एवं जो है शुष्क तरीके का होता है। टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री के बीच होता है। जुलाई में जो है ठंडा बहुत ही अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत ही कम समय का होता है लेकिन गर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए जोहान्सबर्ग का टेम्परेचर बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। नवंबर से फरवरी का जो समय है वह बताया जा रहा है कि यहाँ नवंबर से फरवरी के समय में वर्षा भी होती है ग्रीष्म ऋतु के समय। ठीक है, और यह वर्षा महासागरीय धाराओं के कारण होता है। गर्म महासागरीय धाराएं यहाँ आकर टकराती है इसके तट से और इसके कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भी वर्षा होती है जून से अगस्त के कारण, और बताया जा रहा है कि अगर शीत ऋतु में यह जून से अगस्त के बीच का वर्षा अगर यहाँ नहीं हुआ तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाएगा। यानी कि शीत ऋतु में होने वाले वर्षा का प्रभाव इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक है। ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में वर्षा कब से कब, जून से अगस्त के बीच। उसके बाद नॉर्मली वर्षा कब, नवंबर से फरवरी के बीच। नवंबर से फरवरी में जो वर्षा हो रही है वह किस कारण, महासागरीय धाराओं के कारण, गर्म महासागरीय धाराओं के कारण। ये कुछ याद रखने वाले चीज़ हैं। अगला अपना टॉपिक आता है वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यानी कि वेल्ड में किस प्रकार के वनस्पति हैं और किस प्रकार के प्राणी जात हैं। देखिए यहाँ वनस्पति बहुत ही विरल है वेल्ड में। बताया जा रहा है कि कुछ झाड़ी वाले क्षेत्रों में लाल घास पाए जाते हैं या बबूल और मरोला जैसे कुछ पादप यहाँ पाए जाते हैं। यानी वनस्पतियों की विविधता नहीं है। साथ ही प्रमुख रूप से शेर, तेंदुए, चीता, कुड़ू, इस प्रकार के कुछ जानवर रहते हैं। बहुत अधिक विविधता नहीं है वनस्पति और प्राणी जात में। हम लोग अगला बात करते हैं निवासी के विषय में कि वेल्ड के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वे कैसे रहते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए जो वेल्ड के लोग हैं उनका मुख्य काम है पशुपालन और खनन। इसी के लिए वेल्ड क्षेत्र प्रसिद्ध भी है। ठीक है, पशुपालन और खनन के लिए वेल्ड का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ की जो भूमि है बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन जितने भी उपजाऊ भूमि है उसमें मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू ये सारे उगाए जाते हैं। साथ ही तंबाकू, गन्ना, कपास जैसे कुछ नकदी फसल भी यहाँ उगाए जाते हैं। अगली बात यहाँ बताई जा रही है कि लोग यहाँ पशुपालन करते हैं। पशुपालन में भेड़ पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है।
भेड़ ऊन के लिए पाला जाता है, और ऊन के लिए जब बहुत अधिक संख्या में लोग भेड़ को पालेंगे तो सिंपल सी बात है वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊनी उद्योग जो है विकसित हो जाएगा, और ऐसा ही हो गया है। मेरिनो एक जो है भेड़ की लोकप्रिय प्रजाति है, वह जो है वहाँ बहुत अधिक लोग पालते हैं, तो इस नेम को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि मेरिनो क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति जो वेल्ड के क्षेत्र में लोग पालते हैं। अगला बात बताया जा रहा है कि यहाँ दुग्ध उत्पादन दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। नम और जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ ऐसा प्रदेश पशुपालन के लिए उपयुक्त होता है, तो ऐसे प्रदेश में लोग भेड़ पालेंगे। चूँकि कृषि बहुत अधिक अच्छे स्तर पर हो नहीं रहा है तो लोग वैकल्पिक रोजगार अपना रखेंगे, तो वैकल्पिक रोजगार में लोग भेड़ पाल रहे हैं ताकि कुछ ऊन निकले उसे बेचकर अपना जीवन यापन करे। साथ ही पशु ऐसे पाल रहे हैं जिससे दूध मिले, तो दूध का उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पर हो गया। इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के विषय में, खनिज का प्रचुर भंडार। जहाँ पे इस क्षेत्र में लोहा और कोयला है वहाँ पे लोहा और इस्पात का उद्योग बन गया है। सोना और हीरा खनन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग में बताया जा रहा है कि जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कही जाती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहते हैं, तो जोहान्सबर्ग को। ऐसे ही बताया जा रहा है कि किम्बरले में बताया जा रहा है कि हीरे की खुदाई होती है। ठीक है, बताया जा रहा है कि पुराने समय में क्या, अंग्रेजों ने जब राज्य करना शुरू किया उस समय इसी कारण ये जो है हीरे और सोने के खनन के कारण ब्रिटेन से इनका व्यापार शुरू हुआ, और व्यापार करते करते ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को, वेल्ड के क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। मतलब सबसे प्रमुख आकर्षण का कारण यहाँ यही था, हीरा और सोने का खनन। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो मसाले के व्यापार के लिए जो है ब्रिटेन से लोग आए और धीरे धीरे यहाँ अपना जो है आधिपत्य कर लिया, उपनिवेश बना लिया। वैसे ही वेल्ड के क्षेत्र में जो ब्रिटेन के लोग थे वे हीरे और सोने के व्यापार के लिए गए और उस देश को या इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। यहाँ के विषय में बताया जा रहा है कि वेल्ड का जो क्षेत्र है यहाँ यातायात की भी सुविधा बहुत अच्छे से विकसित कर ली गई है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि वेल्ड के क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छे स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन पशुपालन या फिर खनन के कारण यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से विकसित हैं और अच्छे से सबका जीवन यापन चल रहा है। वनस्पति जात और प्राणी जात की विविधता बहुत ही कम है, बहुत ही विरल वनस्पति यहाँ पाए जाते हैं। चैप्टर समाप्त हुआ। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, तो उत्तर अमेरिकी शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी, जिसके विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा। अगला प्रश्न है उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं। उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चारागाह, ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम तो हमें पूरे बुक में पढ़ने को नहीं मिला कहीं, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उत्तर अमेरिकी जो घास स्थल है प्रेयरी, वहाँ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण नुकीले घास पाए जाते हैं और ऐसा क्षेत्र पशुपालन के लिए प्रसिद्ध होता है। और बड़े बड़े मवेशी फॉर्म है जिसे रैंच के नाम से जानते हैं, फिर उसमें मवेशियों के देखभाल के लिए काउबॉय रहते हैं। तो रैंच एक वर्ड तो आता है कि बड़े बड़े मवेशी फॉर्म के लिए, लेकिन ये पशु चारागाह को लेकर कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि दूसरे कोई भी जान सके। अगला है ग में वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। तो वेल्ड को अपवाहित करने वाली नदी थी ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियाँ। वेल्ड में वर्षा ऋतु कब होती है, तो नवंबर से फरवरी का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का होता है वेल्ड में। अगला है दक्षिण अफ्रीकी घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय, तो पशुपालन और खनन। पशुपालन में आप देख ही रहे हैं, दुग्ध उत्पादन, ऊन का जो व्यवसाय है वो। अगला है मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है। मिसिसिपी नदी कहाँ अपवाहित होती है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रेरी वाले क्षेत्र में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है, तो ड्रैकेंसबर्ग जो पर्वत है वो वेल्ड के पश्चिम में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मेरिनो किसकी प्रजाति है, भेड़ की, ये भी हम सभी जानते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो आप 1 लगा देंगे। मिलान करने के लिए दिया जा रहा है काउबॉय, तो काउबॉय जो है प्रेरी वाले क्षेत्र में पशुपालन में जो है पशुओं का देखभाल करने के लिए होता है। सोना, तो सोना जो है जोहान्सबर्ग में सोने की खनन होती है, तो आप इसे जोहान्सबर्ग से मिला दीजिए। कुडू, तो कुडू जो है एक पशु है, तो इसे ऐसे मिला दीजिए। चिनूक जो है गर्म पवन है, तो आप इसे मिला दीजिए। कोयले को आप लोहा एवं इस्पात से मिला सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इस मिलान को कर लिया। कारण बताओ में पूछ रहा है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार क्यों कहा जाता है।
तो चूंकि विश्व में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादन पिरेरी वाले क्षेत्र में ही होती है, इसलिए इसे हम विश्व का धान्यागार कहते हैं। अगला है वेल्ड में ऊनी उद्योग का विकास। तो चूंकि वेल्ड वाले क्षेत्र में भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है, बहुत अधिक स्तर पर लोगों ने भेड़ को पालना शुरू किया है या पालते हैं, तो वहाँ पे ऊन का भी अधिक विकास हुआ है और इस प्रकार जो है वहाँ ऊनी उद्योग विकसित हो गया है। इस प्रकार यह जो है चैप्टर अपना समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।